हमारा टॉपिक रहेगा मगध का उत्कर्ष काल, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज एक अजातशत्रु ही पढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मगध के उत्कर्ष काल में मगध का जो स्टार्टिंग शासक जैसे कौन कौन से वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर ईरानी यूनानी शासक आए, वहाँ युद्ध हुए, फिर मौर्य काल आया, फिर मौर्य उत्तर काल, शुंग काल, कर्ण काल, सातवाहन शासक, फिर ये जो देसी आक्रमण इंडो ग्रीक, फिर शक कुषाण विदेशी आक्रमण भी हुए। और इस तरह से पूरा डिटेल से मैं आपको पूरा समझाऊंगी। लेकिन कहाँ से पढ़ा रही हूँ ये बता दूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास। ये सौरभ चौबे की बुक है, ये आप देख सकते हो, सौरभ कुमार चौबे, और ये पूरा नाम देख सकते हो। उसके बाद ये कहाँ कहाँ से टॉपिक है ये भी बता दूँ। ये सौरभ कुमार चौबे की बुक है, यहीं से मैं सारे नोट्स आपको दिए जिससे मैंने प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ा है, आपको पता है। इसमें से यहाँ तक हमारे टॉपिक सारे हो चुके हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत हो चुका है, पाषाण काल भी पढ़वा लिया मैंने, सरस्वती सिंधु सभ्यता की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ताम्रपाषाण काल भी पढ़ा लिया, वैदिक सभ्यता पूरा पढ़ा लिया मैंने यहाँ तक तो। और यहाँ तक मैंने कहा आपको पूरा पढ़ा लिया है। मौर्य वंश में मैंने अभिलेख पढ़वा लिए हैं, और प्राचीन जो चीनी जो यात्री थे, अरबी यात्री थे, वो सारा वीडियो, प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत जिसके अंदर पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख वगैरह आते हैं, और साहित्यिक स्रोत, वैदिक सभ्यता तक हमने सारा का सारा पढ़ लिया है, और आपको सारे नोट्स दे दिए हैं। इसी बुक के अकॉर्डिंग भी दिए थे। और कौन सी बुक थी वो मैं बता दूँ आपको पूरा दृष्टि, जिसमें अंदर आपको देखोगे तो यूजीसी नेट के अंदर आते हैं ना, कितना डीपली आता है। तो मैंने सारे डीपली नोट्स दिए हैं आपको। अगर नहीं हो तो मेरी वीडियो और प्लेलिस्ट देख लें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अगर आपको अच्छा लगे तो। आज अब स्टार्ट कर रहे हैं हम मगध का उत्कर्ष काल, जिसमें हर्यक वंश के एक शासक सिर्फ अजातशत्रु का ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि अजातशत्रु को बाद हम हर्यक वंश के शासक पढ़ेंगे पूरे के पूरे, फिर शिशुनाग वंश के कालाशोक शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर ईरानी यूनानी शासक क्या हुआ पूरा डिटेल से, जब तक यहाँ तक नहीं आ जाते ना पहला कुषाण सब, तो सब ये मगध का उत्कर्ष काल पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। इस तरह से हम डिटेल से पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके पूरा पूरा, फिर मगध का पूरा उत्कर्ष काल पढ़ना है हमको। और ये हम पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा क्या है कि जो मगध है ना, मगध ये भी तो जनपद था। क्या था? जनपद था। तो मगध बड़ा जनपद बन गया, इसलिए उसको मगध साम्राज्य कहने जाने लगा। क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापत की मेरी पहले प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ मैंने आपको 16 जनपद आराम से पूरी डिटेल से पढ़ाए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ और लिखा दूँ आपको जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण काल भी कहते हैं। लोहे के प्रयोग के कारण इसको महत्वपूर्ण बड़ी थी। और काले उत्तरी काले चमकीले मर्दबाण है ना, अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में 16 महाजनपद मिलते हैं, और ये सब इसकी विशेषता थी, किसकी? 16 महाजनपदों की, जिसमें से 16 में से 14 तो राजतंत्रात्मक थे, 2 गणतंत्रात्मक थे। वज्जी और मल थे ना, ये गणतंत्रात्मक थे। 4 अधिक शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कौशल नरेश कौन था? मगध का राजा कौन था? अभी ये पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अवंती के शासक कौन था? जहाँ जीवक को अब भेजा था उसकी चिकित्सा के लिए। तो अभी पूरा डिटेल से आज ये आएगा, अवंती का भी आएगा, मगध का भी आएगा। कौशल नरेश की जो बेटी थी, किसका विवाह हुआ था, पूरा डिटेल से बताऊंगी मैं आपको। अब हर्यक वंश, ये अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? अजातशत्रु, बिंबिसार और उदयन, 3 राजा को हमको इनका पढ़ना है। तो हर्यक वंश है ना, हर्यक वंश पहले बृहदर्थ वंश का शासक था। कहाँ? यहाँ मगध पर। उसके बाद हम देखेंगे इस वंश के शासक कौन कौन से थे? बृहदर्थ, जरासंध और रिपुजे ने जरासंध को ने गिरिवरज राजधानी बनाई थी। यहाँ ऐसा थोड़ा सा वर्णन मिलता है, हर्यक वंश से पहले की बात है ये। हर्यक वंश है ना, मगध का हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अपने पिता की हत्या करते आए हुए हैं। अभी मैं पूरा डिटेल से बताऊं आपको। यहाँ हम पढ़ेंगे अब हर्यक वंश के जो शासक हुए थे 544 से 412 तक, जहाँ बिंबिसार था जो 44 से 92 तक था, अजातशत्रु 92 से 460 ईस्वी तक, और उदयन था जिससे उदयभद्र भी कहा जाता है, 460 से 445 तक हुए थे। ये बिंबिसार है ना, इसकी हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। देवदत्त जो महात्मा बुद्ध थे ना, उसका जो भाई था देवदत्त, उसके कहने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर ली थी। बिंबिसार का पूरा डिटेल से पढ़ेगा ना, फिर बताऊंगी मैं आपको। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी, और उदयन की हत्या अनिरुद्ध और उसके जो मुंडक वगैरह इनके पुत्र थे ना, उन्होंने उदयन की भी हत्या कर ली थी। जब उदयन पूरा पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम बिंबिसार को ही पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। इसकी साम्राज्य, इसकी राजधानी, इन्होंने विवाह बहुत किए थे, और युद्ध भी किए, और साम्राज्य विस्तार भी किया। क्या क्या विस्तार किया वो पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो बिंबिसार जो 1444 से 1492 तक थे, भट्टीय वंश बिंबिसार।
पुत्र थे इनका। और D.R. भंडारकर थे ना, इन्होंने प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति कहा था। किसको? बिंबिसार को। ये प्रारंभ में क्या था? लिच्छवियों का सेनापति था। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक भी बिंबिसार को माना जाता है। अंग के शासक बृहदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया, अंग का विलय कर दिया। अब ये बृहदत्त अलग है। मौर्य शासक में जब अंतिम शासक आएगा, पुष्यमित्र गुप्त है ना, वहाँ बृहदत्त की हत्या करेगा, वो बृहदत्त अलग है। और ये जो हर्यक वंश से पहले जो बृहदत्त था, अभी मैंने बताया था, बृहदर्त वंश था वो। तो इसीलिए तरह आप कन्फ्यूजन मत हो ना, सबको एक अलग अलग करके पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। तो अंग के शासक बृहदत्त को हराकर अपने शासन में मिला लिया। अजातशत्रु कौन था? इसका पुत्र था, जिसको कुणिक भी कहा जाता है, इसलिए उनको बना दिया और अंग यानी कि मगध में मिला लिया गया था। डॉक्टर रायचौधरी अंग को विस्तार की स्थिति शुरू। डॉक्टर रायचौधरी कहते हैं कि अंग से शुरू हुई, यानी कि अंग पर पहला युद्ध हो गया इनके द्वारा, हर्यक वंश जो बिंबिसार है। लास्ट में जब कलिंग का युद्ध होगा तब जाके ये समाप्त होगा और साम्राज्य का विस्तार होगा। यानी कि अंग के विस्तार से नीति शुरू हुई और कलिंग विजय पर ये समाप्त हो जाएगी। लेकिन कलिंग को वापस जब खारवेल आएगा, वापस जीतेगा, और जब ये मगध साम्राज्य का अंत होने लगेगा ना, मौर्य काल में, मौर्य को वगैरह सब जाने लगेंगे, तो वापस से वो आएगा, सातवाहन शासक वगैरह अपना शासन वापस ले लेंगे, अपना मगध, और सॉरी ये कलिंग। उसने कौशल राज प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से तथा काशी दहेज में 1 लाख वार्षिक आय होती थी। ये जो बिंबिसार था ना, उसने कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत था, उसकी बहन कौशल देवी से विवाह किया था। ये 4 विवाह किए थे इन्होंने, बहुत से विवाह किए थे, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण किए थे उन्होंने। तब कौशल भी इनके अंतर्गत आ गया, जो आ गया इसके साम्राज्य के अंतर्गत। दूसरी पत्नी थी चेटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेलना। तीसरी पंजाब की खेमा और वैशाली की आम्रपाली। यानी कि आप देखोगे तो मुझे मैप भारत का जैसा आया वैसे मैंने बना लिया। देखो, पहले ये मगध साम्राज्य रहा, फिर इनके मगध को बिंबिसार ने अंग को मिला लिया, बृहदत्त की हत्या करके अंग को उसके अंदर मिला लिया। यहाँ साम्राज्य फैल गया अब किसका? मगध का। अब वैशाली की जो थी, आम्रपाली भी थी, एक और थी, दोनों को जब ये वैशाली को नहीं जीत पाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा? बिंबिसार। उसके बाद अजातशत्रु आएगा ना, वो जीतेगा इसको, जो सील बंटाकर रथ मूलक ऐसे जो हथियारों का प्रयोग करेगा ना, फिर वैशाली को भी ये जीतेगा। यानी कि थोड़ा सा यहाँ संबंध स्थापित कर लिए थे इन्होंने, वैवाहिक संबंध स्थापित करके यहाँ साम्राज्य विस्तार कर लिया था। फिर कौशल की जो मैंने बताया प्रसेनजीत की बहन, जिससे बिंबिसार ने विवाह कर लिया, तो ये भी इनके साम्राज्य के अंदर आ गया, यहाँ साम्राज्य विस्तार हो गया। काशी इनको दहेज में मिल गया, तो ये भी विस्तार इनको दहेज में हो गया। अब काशी इनको दहेज में मिला, उसके बाद आप देखोगे ना, वापस से एक बार और आएगा, और अजातशत्रु जब जाएगा, तो अजातशत्रु है ना, ये कौशल की जो कौशल देवी जिसकी माँ थी ना, उसका भाई था प्रसेनजीत। अब उसकी बहन से शादी की थी उसने, बिंबिसार ने। अब प्रसेनजीत की बेटी से वजीरा से विवाह करेगा अजातशत्रु। जब हम अजातशत्रु पढ़ेंगे तब आपको पूरा डिटेल से बताऊंगी। काशी मिल गया। फिर अवंती का राजकुमार कौन था? अवंती का शासक कौन था? चंड प्रबोध था। चंड प्रबोध को एक ऐसा रोग हो गया था ना, उसका इलाज असंभव था। यानी कि उन्होंने कहा था कि अब इसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। लेकिन जब इस अवंती के राजा जो चंड प्रबोध थे ना, उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई इलाज कर ले तो मैं उसे अपना पूरा साम्राज्य दे सकता हूँ। तो यहाँ उसको पता चल गया, क्योंकि ये जो था ना बिंबिसार, उसके दरबार में कौन था? जीवक, चिकित्सक था, सबसे बड़ा माना गया वैद्य था। तो उसने उसको जीवक को भेजा उसके इलाज के लिए, और ये सही हो गया, और इसने भी मगध की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये साम्राज्य विस्तार यहाँ तक हो गया। यानी कि ये सारा विस्तार कहाँ हो गया? मगध का विस्तार हो रहा है, ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा। तो ये चेटक की पुत्री लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, और लिच्छवी तीसरी खेमा पंजाब की वैशाली की आम्रपाली, यानी कि वैशाली की आम्रपाली भी थी, और ये चेलना भी वैशाली की थी, दोनों। तो अब ये जो था ना, ये पुत्र कौन था? लिच्छवी का, जिसका पुत्र अजातशत्रु था ना, वो चेलना का ही पुत्र था। किसका पुत्र था? चेलना का पुत्र था। और ये चेलना का पुत्र था। चेलना राज जो थी ना, ये बिंबिसार की सबसे मान्य तो जो जिसको मान्यता ज़्यादा थी अपनी पत्नी के रूप में, ये जो कहता था ना, तो वो बिंबिसार करता था। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जब ये लिच्छवी है ना, ये लिच्छवी राजकुमारी चेलना के कहने पर इन्होंने जैन धर्म भी स्वीकार कर लिया था। यानी कि जैन धर्म बाद में अपना लिया था इसने। इसी के कारण तो बुद्ध था ना, महात्मा बुद्ध, बौद्ध, उनके भाई कौन था? देवदत्त के कहने पर ही अजातशत्रु ने इसकी हत्या करवाई थी। किसकी?
बिंबिसार की हत्या करवाई थी। जैसे हर्यक वंश का जो हर्यक वंश पूरा ही पितृहंता वंश है, क्योंकि एक दूसरे को मारते ही आ रहे। जबकि राजस्थान में तो देखो मालदेव था जिसने गागा की हत्या की थी, उदा था, बहुत से थे जिसने अपने पितृहंता कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ये पूरा वंश ही है, किसके अंदर है, जो मगध के उत्कर्ष काल में आएगा ना, ये सब है। मत्स्य पुराण में क्षत्रोजस क्या कहा गया है, क्षत्रोजस, और जैन साहित्य में श्रेणिक यानी सैन्य और श्रेणिक दोनों, ये किसको कहा गया है, इसको बिंबिसार को कहा गया है। गांधार राजा पुष्कर सारिन था ना, कि मित्र थे, कौन थे, बिंबिसार है ना, गांधार के राजा थे, पुष्कर सारिन के मित्र थे। तथा एक दूत भी भेजा था इन्होंने, पुष्कर सारिन ने मगध में अपना दूत भेजा था गांधार के राजा। क्यों किया था इनको मित्र, क्योंकि तक्षशिला से इनको खतरा था गांधार के राजा को, यानी कहीं ऐसा ना हो कि तक्षशिला के राजा मुझ पर आक्रमण कर ले, तो मैं अपनी सहायता आराम से किससे मांग सकता हूँ, बिंबिसार से, इसलिए था। लेकिन इन्होंने कोई वादा नहीं किया, किसने, बिंबिसार ने। बिंबिसार ने गांधार के राजा कौन था, पुष्कर सारिन से वादा तो नहीं किया, लेकिन जब सहायता मांगी ना तो उन्होंने सहायता दे दी थी। किसने दी थी, बिंबिसार ने। और अवंती शासक चंड पर बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए उन्होंने। उसने चिकित्सक जीवक को पांडु रोग की चिकित्सा हेतु भेजा था और उनका इलाज भी हो गया था। तब इन्होंने भी बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बुद्ध घोष के अनुसार उसके राज्य में 80,000 गाँव थे। किसके अनुसार, बुद्ध घोष के अनुसार, किसके अंदर राज्य में, बिंबिसार के। तो चंपा को संपूर्ण आमदनी, चंपा किसकी, अंग की राजधानी थी ना, अंग जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा की संपूर्ण आमदनी कौन था, ब्राह्मण सोनदंड को दान में दे दी थी बिंबिसार ने। याद रखना, ब्राह्मण सोनदंड को। राजगृह में नई राजधानी भी इन्होंने बनाई थी, सिंध। किस लिए, लिस्वियों के डर से बनाई थी इन्होंने। सिंध को क्या कहा जाता था, रुक का राजा कौन था, रुद्रयान भी इनका मित्र था सिंध का, तो गांधार का भी था। यानी कि इनका साम्राज्य का विस्तार होने लगा था, इनकी पहचान बढ़ने लगी थी। भिक्षुओं के लिए तर्पण्य यानी कि नदी पार शुल्क समाप्त कर दिया था, किसने, बिंबिसार ने। मगध का वास्तुकार महागोविंद था। सर्वप्रथम स्थायी सेना का भी इन्होंने क्या किया था, गठन किया था, किसने, अजातशत्रु ने, अजातशत्रु नहीं, बिंबिसार ने। अब होगा अजातशत्रु का नाम कुणिक भी है, और इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और अथॉरिटी नोट्स, और मैंने आपको बता दिया पूरा विस्तार कैसे हुआ। अब अजातशत्रु कितना विस्तार करता है, कहाँ कहाँ शादी करता है, इसको दहेज में क्या मिलता है, और इसके समय क्या हुई थी, एक बहुत संगीति हुई थी, याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम स्टार्ट करने जो हमने किया है वो मगध का उत्कर्ष काल, तो पूरा जब तक नहीं होगा, जिस तरह हमने वैदिक सभ्यता पूरी की, सिंधु घाटी सभ्यता भी पूरी की, उत्तर वैदिक काल भी पूरा किया, और पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल भी पूरा डिटेल से किया था। और आपको पता है मैंने लोक प्रशासन भी चल रहा है, समाजशास्त्र, इन सब की PDF भी दे रही हूँ। और राजस्थान में सामंती व्यवस्था का भी पूरा किया है, लेकिन सामंती व्यवस्था शुरू कहाँ से हुई थी वो डिटेल में पढ़ाऊँगी मैं आपको, जब ये मगध का उत्कर्ष काल आएगा, इसी के अंदर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो।